सेक्शन बी में आ गए हम, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो खैर सारे ही हैं, तो इसमें से हम एक एक को करेंगे। सेक्शन बी, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 350 वर्ड्स। ओके, कोई 3 करने हैं आपने 350 वर्ड्स में। चलिए पहला कर लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था जो राइनोसेरस है, राइनोसेरस ये इम्पोर्टेंट है प्ले, इस पर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि द थीम ऑफ द पावर एंड इट्स एब्सेंस इन द प्ले, ठीक है। जो पावर है, जो भी इस प्ले में जो सत्ता शक्ति जो दिखाई गई उसकी थीम क्या है, ठीक है। और चलो ये आ गया विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स, आपको यहाँ पे बताना है। तो रेनोसेरस जो है इसको करके जाना, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो थीम का आ गया या इसके कैरेक्टर्स का आ जाएगा, या फिर रेनोसेरस को आप क्रिटिकली एग्जामिन करें, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एज आई अर्लियर डिस्कस्ड इट्स अ प्ले रिटन बाय यूजीन यूनेस्कोस, ठीक है। तो इसमें जो सत्ता का दुरुपयोग, ठीक है, और जो थीम है वो बतानी है आपने, किस तरह से उसमें यूज़ किया गया है राइनोसेरस में। सो इसमें आप बताएंगे कि जैसे जो यूनेस्को के जो नाटक हैं, यूजीन के जो नाटक हैं राइनोसेरस में, उसमें पावर मीन्स सत्ता, ठीक है, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी मत लिख देना यहाँ पे, जो पावर है और उसके दुरुपयोग, सत्ता का जो दुरुपयोग है, इसके विषय में जो लोगों में, जो लोग किस तरह से वो एक राइनो में चेंज हो जाते हैं, उसके माध्यम से या उसके रूपक के माध्यम से आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। मेटाफोर, रूपक मीन्स मतलब जो मेटाफोर यूज़ किए गए हैं, ओके, उसके माध्यम से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अच्छा हाँ, ये जो राइटर्स हैं इनके नाम ज़रूर लिखना, ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स वाले, इनमें पूरी डिटेल लिखना कि ये जो प्ले है, इस प्ले के बारे में थोड़ा सा बता देना, राइटर के बारे में बता देना, ओके। सो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा सिंबल ऑफ फासिज्म, एज अ सिंबल ऑफ फासिज्म के बारे में बता देना। इसका मतलब क्या होता है कि जो राइनोसेरस जो है ना, प्ले जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो फासिज्म के जो खतरे होते हैं, मतलब जो पॉलिटिकल दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से जो एक विचारधाराएं जो होती है, मतलब जो राजनीतिक विचारधाराओं के जो खतरे होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। फिर जो इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया है इसमें कि जो राइनोसेरस स्टार्ट्स आउट एज एन इनोसाउस बट they quickly escalate their violence, कैसे, to destroying pets and property, ओके। कहने का मतलब ये है कि ये जो फांसीवाद का जो प्रचार है, इसमें जब राजनीतिक विचारधाराओं के जो खतरे होते हैं, किसी भी राजनीतिक विचारधारा जब अपनी चरम पर होती है, ठीक है, चरम पर होने का मतलब होता है जब कोई एक राजनीतिक विचारधारा पूरे देश में चल रही होती है तो उसके कुछ खतरे भी होते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, फासिज्म इसी को बोलते हैं। तो जो राइनोसेरस जो प्ले है, इसमें स्टार्टिंग में ही ये जो एक, अभी तो जिसमें कोई लॉस नहीं होता, जिसमें किसी चीज़ का, किसी में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है, लेकिन जल्दी ही क्या होता है ना कि वो अपनी हिंसा को बढ़ा लेते हैं। राइनोसेरस कैसे बढ़ाते हैं, और जो पेट होते हैं पालतू जानवरों और प्रॉपर्टीज़ जो संपत्तियां होती हैं उनको नष्ट करके। तो प्रॉपर्टी में क्या होगा, खेत हो सकते हैं या फिर कुछ लैंड होते हैं जैसे, उनको नष्ट कर दिया, कुछ जंगल हो गए, इस तरह की चीज़ों को ख़राब करके या उनको नष्ट करके यहाँ पर जो ये फांसीवाद सिंबल जो है फासिज्म को बताया गया है। सेकंड पॉइंट अगर इसमें मैं बताऊँ तो जो सूटेबल एग्जांपल जो हम कर रहे हैं, सिंबल ऑफ मैन्स सैवेज नेचर, सैवेज नेचर, ओके। इस रूप में कैसे यूज़ किया है कि जो राइनोसेरस है, इट्स अ सिंबल ऑफ मैन्स इनहेरेंट सैवेज नेचर, इनहेरेंट, ओके। क्यों है, बिकॉज द प्ले डेमोन्स्ट्रेट दैट passively allowing the rhinos to go on and is as harmful and direct violence,
मतलब कि जो राइनोज हैं वो मनुष्य की एक अंतर्निहित, जो मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक इंसान के अंदर भी एक जानवर होता है, तो उस चीज़ का प्रतीक भी दिखाते हैं इसमें, उस चीज़ को भी एक सिंबल के रूप में इसमें बताया गया है राइनो को। और इस नाटक में ये भी बताया गया है कि जो राइनोज हैं वो किस तरह से एक निष्क्रिय रूप से, मतलब जिसमें कुछ गतिविधि नहीं होती, उस तरह से आगे बढ़ने देना और एक डायरेक्ट वॉयलेंस करना, उसी के समान ही मतलब वो चीज़ हानिकारक है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस नाटक में ये बताया गया है बेसिकली कि जो गैंडे हैं, जो राइनोज हैं, उनको निष्क्रिय रूप से आगे बढ़ने देना एवं जो प्रत्यक्ष हिंसा, जो डायरेक्ट वायलेंस होता है ना, उसके समान ही हानिकारक है। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा एब्सोल्यूटिटी ऑफ द यूनिवर्स, कि जो यूनिवर्स की जो बेतुकी चीज़ों के प्रतीक के रूप में भी राइनो को यूज किया गया है। कैसे कि जो राइनोज हैं वो एक तरह से जो ब्रह्मांड की बेतुकी चीज़ों के प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरह से, जैसे जो लोगों को, जो पीपल को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था राइनो के रूप में, तो ये एक मेटाफोर यूज़ किया गया है यहाँ पर भी। तो एक तरह से ये चीज़ें जो है ना, ये एक एब्सर्डिटी को भी मतलब शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका द कैरेक्टर ऑफ बेरंगा। सो बेरंगा जो कैरेक्टर है, ही इज़ द हीरो ऑफ द प्ले फॉर रेजिस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन और फासिज्म एंड मेंटेनिंग हिज इंडिविजुअलिटी। मतलब ये जो बेरेंजर हैं वो फांसीवाद का विरोध करने और अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने के कारण ये क्या है, प्ले का मेन हीरो है। ओके, फिर डेजी के बारे में लिख देना, डेजी का कैरेक्टर। ठीक है, डेजी क्या है, तो जो डेजी जो है वो एक तरह से जो राइनोज हैं उनकी ब्यूटी पर क्या है कि वो मोहित हो जाती है, मतलब शी फेल इन लव विद देयर ब्यूटी। और उसे एक तरह से जो इंसान होते हैं ना, शी फाइंड्स ग्रेटर प्लेजर इन देम देन इन ह्यूमन लव। मतलब जो डेजी है, एक तो जो राइनोज हैं उनकी ब्यूटी उसको बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा वो इंसानों की बजाय जो राइनोज है, जो एनिमल्स हैं, उनके साथ जो एक प्लेजर फील करती है टू फाइंड ग्रेटर लव। ओके, आफ्टर दैट कंक्लूजन लिख देना इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, सिर्फ ये 5 पॉइंट लिख के मत आ जाना, इसमें और पॉइंट्स भी जोड़ देना आप लोग। ओके, सो यहाँ पर ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पेपर है ये। ओके, तो इसको अच्छे से करना। कल तो तुम्हारी छुट्टी है, परसों पेपर है आप लोगों का, क्योंकि जो डेट शीट मेरे सामने है उसमें थर्सडे को है तुम्हारा पेपर दोपहर में। कोई नहीं, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एनालाइज द थीम्स ऑफ एब्सर्डिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडोथ। देखो इस पर शॉर्ट नोट भी आया और इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये प्ले मत छोड़ना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से इसकी समरी जरूर पढ़ लेना। जितने भी प्ले तुम कर सकते हो ना, उनकी समरी जरूर करके जाना, क्योंकि समरी से क्या होता है ना, किसी भी प्ले का पूरा बेसिक एक छोटी सी ना मतलब पता चल जाता है कि आपको समरी के रूप में पूरा प्ले याद रह जाता है। ठीक है, तो ये वाला कर लेते हैं हम अभी। तो एनालाइज करना हमें थीम ऑफ एब्सर्डिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडोथ, ये करते हैं हम लोग। सो वेटिंग फॉर गोडोथ इज़ अ प्ले बाय सैमुअल बकेट, यू नो सैमुअल बकेट। ठीक है, इनका ये प्ले है और ये ऐसा माना जाता है कि ये एक एग्जाम्पल है ऑफ एब्सर्डिज्म, मतलब बेतुकेपन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये प्ले। क्यों है, जिसमें ये इस चीज़ को या इस आइडिया को एक्सप्लोर करता है इस नॉवल में कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, एक तो लाइफ को मीनिंगलेस बताया गया है और दूसरा लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, पर्पज़लेस, मतलब लाइफ इज़ अ मीनिंगलेस एंड पर्पज़लेस। ये इसका आइडिया है इस पूरे प्ले का।
ठीक है, इस आइडिया को एक्सप्लोर किया गया है इस नॉवल में। सो चलो एक एक पॉइंट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लेंगे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बारे में बता देना कि जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर कौन है। एक तो व्लादिमीर है, ठीक है, व्लादिमीर है, और एस्ट्रागॉन। ओके, सो इन दोनों का मेन जो रोल है वो क्या है कि दे स्पेंड देयर टाइम वेटिंग फॉर गोरोट। वो अपना मोस्टली टाइम जो है ना वो गोरोट के वेट करने में ही बिता देते हैं। वो नेवर अराइव्स, जो कभी नहीं आता है। सो जो उनके एक्शंस होते हैं सच एज अटेम्प्टिंग टू हैंग देमसेल्व्स एंड टेकिंग ऑफ देयर बूट्स आर रिपीटेटिव एंड फ्यूटाइल। मतलब कि जो मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो गोरोट के इंतज़ार में सारा टाइम बिता देते हैं। ये इनका मेन वो है, मतलब इसी तरह से इनको यहाँ पर दिखाया गया है। जो एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा गोरोट जो कभी नहीं आता है। उनकी जो हरकतें हैं, जैसे कि कई बार वो खुद को फांसी लगाने का प्रयास करते हैं और अपने जूते उतारना, या फिर एक तरह से दोहरावपूर्ण ये चीज़ें, और जो कि निरर्थक हैं, ठीक है। ये इनके कैरेक्टर्स का जो हाल है इसमें। फिर सेटिंग्स के बारे में आप बताएंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं इसमें वो डिसोलेट हैं, आइसोलेटेड हैं, ठीक है, विद ए सिंगल ट्री एंड मिनिमल प्रॉप्स। कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, सिर्फ एक पेड़ है, और कम से कम जो है सामान है। एक ऐसी जगह, एक आइसोलेटेड सी जगह पर ये लोग रहते हैं। एक बिल्कुल ही अलग सा माहौल है, एक अलग सा उजाड़ सी जगह है, कोई एक डिफरेंट सा वातावरण है जहाँ पर बस एक दो पेड़ हैं और कुछ साज सामान, घर को सजाने की चीज़ें हैं। तो ये ना एक बंजर सा, एक और बेतुकापन सा, और एक ऐसी भावनाओं पर जोर देता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इतना पढ़कर ही समझ सकते हैं कि जैसे जो सेटिंग्स है, किस तरह से कैरेक्टर्स की सेटिंग करी गई है, कि जो जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक उजाड़ सी और एक अलग ही वातावरण में रहते हैं, जहाँ पर दो चार पेड़ हैं, दो चार कुछ साज सामान, मतलब घर को सजाने की चीज़ें हैं, और एक बंजर सी, या फिर बोल सकते हो कि बेतुकेपन की और एक अर्थहीनता की भावना पर जोर दिया जाता है, ठीक है। ये सेटिंग है, थीम कह सकते हो इसको आप, प्ले की थीम। ओके, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप इसका स्ट्रक्चर या फिर संरचना, प्ले की संरचना। तो जो नाटक की जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो पारंपरिक जो डायलॉग्स हैं और जो जिस तरह से जो कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है, उस चीज़ का ना इसमें अभाव नज़र आता है, ठीक है। और इनकी जो एक बेतुकेपन के जो विषय हैं जितने भी, उनको ये एक्सप्लोर करता है या एक तरह से स्पष्ट कर देता है। तो यू कैन से दैट द प्ले स्ट्रक्चर लैक्स a traditional plot and character development, okay, and it's a cyclical nature reinforce the theme of absurdity। यही हो रहा है ना अभी तक तो इतना ही समझ में आ रहा है। फिर डायलॉग्स कि किस तरह के इसमें डायलॉग्स बताए गए हैं। डायलॉग्स के बारे में बता देंगे आपकी। दो कैरेक्टर्स डायलॉग्स आर मीनिंगलेस डायलॉग हैं, और किस सेंस में यूज़ किए गए हैं वो ट्रेडिशनल सेंसेस में यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो लकी है, इसमें एक कैरेक्टर है लकी, उसमें क्या है कि जो फर्स्ट में ही बताया गया है लकी के बारे में, ठीक है। लकी क्या है? एक आलाप क्या होता है? मोनोलॉग, ओके, मोनोलॉग को दिखाता है यहाँ पे। मतलब मोनोलॉग होता है कि बस अपने बारे में ही बताते रहना, अपने ही बारे में बातें करना। इस तरह के डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं, और उसमें लकी का एक एग्जांपल आप दे के बात कर सकते हैं यहाँ पर। फिर थीम आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट, थीम क्या है इस प्ले का? द प्ले एक्सप्लोर्स एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस एंड द ह्यूमन कंडीशन। जो मानव की स्थिति है वो जो ऐसे सवाल जो एग्जिस्ट करते हैं उनको किस तरह से एक्सप्लोर किया गया है, वो इस
प्ले का थीम है। तो इट ऑल्सो मॉक्स एंड चैलेंजेस टिपिकल सोर्सेज ऑफ कल्चरल अथॉरिटी सच एज रिलीजन, एकेडेमिया एंड फ्रेंडशिप। ओके, सो थीम में हम यही बोलेंगे कि जो नाटक है ये एक मानवीय स्थिति की पड़ताल करता है। ये धर्म, शिक्षा और फ्रेंडशिप जैसे जो कल्चरल अधिकार जो होते हैं ना, उसके उन चीज़ों का भी एक तरह से मजाक उड़ाता है और उन्हें चैलेंज करता है। ये इसकी थीम है नाटक की। सो वेटिंग फॉर गॉडोट जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आंदोलन हुए थे, थिएटर ऑफ द एब्सर्ब्स का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य था ईश्वर और विश्वास के बिना जो ब्रह्मांड है उनका सामना करने का एक तरीका होता है। ठीक है, मतलब उसका मानना ये कि अगर ईश्वर नहीं है, मान लो ईश्वर नहीं है, तो उसके बिना भी जो है किस तरह से ब्रह्मांड का सामना करना चाहिए। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? नेचर, प्रकृति, ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको किस तरह से संभालना है, किस तरह से इन चीज़ों को सामना करना है, इनके साथ रहना है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ब से जुड़े जो और भी जो कुछ नाटककार हैं, जिनमें यूजीन लोरेंस्को हो गए, जीन जेनेट, आर्थर एडमोव और हैरोल्ड पीटर, ये सब इसमें शामिल है। तो कुछ अगर आप इन राइटर्स का भी नाम लिख देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा जो आपके एग्जामिनर होंगे, जो पेपर चेक कर रहे होंगे। ओके, लास्ट में लिखेंगे हम कंक्लूजन। हर क्वेश्चन के बाद कंक्लूजन जरूर लिख के आना। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो ये वेटिंग फॉर गॉडोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सोचना ही मत कि इसको आप छोड़ दोगे। जब तैयारी कर रहे होंगे ना, सोच रहे होगे ना कि इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं, तो ये तो आप अपनी लिस्ट पे ज़रूर रखना। ओके, चलो अब सेकंड करूँगी मैं यहाँ पर, डिस्कस द इफ़ेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताना है, उसके प्रभाव बताने हैं, और रोमांटिक मोमेंट का प्रभाव बताना है किस पर? रियलिज्म और नेचुरलिज्म पर। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए एक तो क्वेश्चन जो ये है, ये तो एग्ज़ाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये ना आपके अपने नॉलेज के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसको करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मीनिंग बता देती हूँ। ये रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद। ओके, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। ओके, सो यथार्थवाद पर और प्रकृतिवाद पर फ्रेंच रेवोल्यूशन और रोमांटिक मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा था, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये 19वीं सदी में ये जो सदी के जो साहित्य थे, जो लिटरेचर थे, उसमें ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे नेचुरलिज्म को, ले लेती हूँ प्रकृतिवाद को। सो नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसकी शुरुआत जो है वो 19वीं सदी के अंत में हुई थी। ओके, और ये जो रोमांटिक मोमेंट था, जो रोमांटिकवाद बोल सकते हो आप, इसको एक तरह से रिजेक्ट करता है और यथार्थवाद के समान था। मतलब ये जो प्रकृतिवाद है, ये एक तो 19वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये रोमांटिकवाद को रिजेक्ट करने में, मतलब जिस तरह से यथार्थवाद ने, जिस तरह से रियलिज्म ने रोमांटिक मोमेंट को रिजेक्ट किया था, उसी तरह से नेचुरलिज्म ने भी रोमांटिक मोमेंट को रिजेक्ट किया था। बट हालांकि जो प्रकृतिवाद है उसने एक तो नियतिवाद हो गया, एक अलगाववाद हो गया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनिज्म, डिटैचमेंट और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविज्म, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर इस पर जोर डाला था। और जो नेचुरलिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, इस टाइम के जो राइटर्स हैं, जो प्रकृतिवाद के जो राइटर बोले जाते हैं, दे एम्फसाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड द साइंटिफिक मेथड इन देयर फिक्शनल पोर्ट्रेज ऑफ रियलिटी। ओके, सो ये थोड़ा सा नेचुरलिज्म के बारे में आप बता देंगे कि जो प्रकृतिवाद की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, और ये जो रोमांटिकवाद को अस्वीकार करने में यथार्थवाद के समान ही था। हालांकि जो प्रकृतिवाद ने कुछ नियतिवाद हो गया या अलगाववाद हो गया, ठीक है, और वैज्ञानिक वस्तुवाद, ठीक है, इनको अपनाया। बाद में प्रकृतिवादी लेखकों ने जो वास्तविकता के अपने
जो काल्पनिक इमेजिनरी जो इन्होंने एक इमेजिनेशन जो करी थी उसमें अवलोकन और वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया। यहाँ पर अवलोकन क्या होता है कि जो राइटर्स थे उस टाइम के उन्होंने साइंटिफिक मेथड और ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, इन पर जोर दिया था इन्होंने। कहाँ पर? अपने फिक्शनल पोर्ट्रेज ऑफ रियलिटी। ओके, ये हमारा नेचुरलिज्म हो गया। फिर इसमें रियलिज्म की बात कर लेते हैं कि रियलिज्म क्या था। यथार्थवाद जिसको बोलते हैं। तो रियलिज्म जो है इट एमर्ज्ड इन द मिड 19th सेंचुरी, ओके, एटलीस्ट पार्टली एज ए रिएक्शन टू रोमांटिसिज्म। मतलब कि जो यथार्थवाद का उद्देश्य था वो मिड 90s के मध्य में हुआ था और कम से कम थोड़े रूप से ही एक स्वच्छंदतावाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था ये। ओके, मतलब पार्शली रिएक्शन था ये। सेकेंड हम लिखेंगे यहाँ पर रोमांटिसिज्म के बारे में। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है रोमांटिक मोमेंट, तो ये था क्या? रोमांटिसिज्म, इसके बारे में बताएंगे कि द रोमांटिक मोमेंट था इट वाज ए रिएक्शन टू द सोशल चेंजेस कोज्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, और जो रोमांटिक पोएट्स जो थे दे वर इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशंस आइडियाज ऑफ इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, इन्हीं सिद्धांतों के बेस पे जो रेवोल्यूशन हुई थी ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी, और फ्रेटर्निटी, ये मेन सिद्धांत थे इनके फ्रेंच रेवोल्यूशन के। एंड दे वर रिजेक्टेड द टायरनी ऑफ रूल्स एंड कन्वर्सेशन एंड इंस्टेड sort of communicate directly with the nature and treat humans as unique individual। मतलब उन्होंने नियमों और परंपराओं को तो अस्वीकार कर दिया था, ये कोई नियम नहीं होते, कोई परंपराएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट में या जीवन जीने के लिए कोई परंपरा नहीं होती। बस जिस तरह से प्राकृतिक रूप से जब हम जिस तरह से प्रकृति चलती है ना, प्रकृति का अपना कोई नियम नहीं होता है, वो सबके लिए बराबर है। तो उस वैसे ही इंसान के लिए भी, ह्यूमन काइंड के लिए भी किसी तरह की कोई निरंकुशता और उसकी किसी तरह के नियम परंपराओं को उन्होंने अस्वीकार किया है। इसके बजाय जो प्रकृति के साथ साथ सीधा संवाद, मतलब जो प्रकृति के साथ है ना सीधा संवाद को बोल सकते हैं कि जो संबंध होते हैं कि सीधा संबंध होना प्रकृति के साथ होना चाहिए और मनुष्य के साथ एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने का प्रयास किया। मतलब ये है कि जो ह्यूमन काइंड को ना एक बहुत ही अद्वितीय चीज़ के रूप में स्वीकार करते हैं प्राकृतवाद वाले, और वो कहते हैं कि किसी तरह का कोई नियम नहीं होना चाहिए, ना कोई परंपराएं होनी चाहिए, ना किसी तरह की कोई निरंकुशता होनी चाहिए। जो कुछ भी चल रहा है वो एक प्रकृति के साथ, प्रकृति के तरीके के साथ साथ ही जिस तरह से प्रकृति चलती है ना बिना किसी रोक टोक के, वैसे ही जो ह्यूमन काइंड है उसको भी किसी रोक टोक की ज़रूरत नहीं है, ना उन पर किसी तरह का कोई निरंकुश होना चाहिए, और वो ह्यूमन काइंड को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में मतलब उनके साथ व्यवहार करने का प्रयास किया गया है। इस चीज़ को ये लोग इम्पोर्टेंट मानते हैं। ओके, सो जो अभी हमने ये रोमांटिसिज्म हो गया, अब थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का रोमांटिक मूवमेंट पर क्या प्रभाव था उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें आ जाएगा जो रूसो की जो शिक्षाएं थी, जो फ्रांसीसी विचारक रहे हैं जीन जैक्स रूसो की जितनी भी शिक्षाएं हैं ना वो रोमांटिक मूवमेंट से प्रभावशाली थी। तो रूसो के जो विचार थे ना उसमें जो कुलीन और असभ्य, मतलब जो रॉयल पीपल थे ना, एलीट और रॉयल, या फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि नोबल सैवेज, ठीक है, तो उनके लिए उनका क्या मानना था कि द आइडिया दैट सिविलाइजेशन हैड कर्ब्ड द नेचुरल मैन, ये उनका मानना था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पर लिख देंगे, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रभाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो पॉलिटिकल लिबरेशन इंस्पायर्ड द रोमांटिक मूवमेंट्स, एम्फेसाइज ऑन लिबरेशन, वही सारी बात आती है, लिबरेशन हो गया, इंडिविजुअलिटी हो गया, एंड रिजेक्शन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रूल्स,
प्रिस्क्राइब रूल्स तो वही होते हैं ना, जो पारंपरिक परंपराएं होती हैं, नियम कानून होते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीतिक उदारवाद में जो रोमांटिक आंदोलन को मुक्ति के बारे में बात करते हैं, फिर व्यक्तिपरकता और निर्धारित नियम जितने भी होते हैं ना, उनकी अस्वीकृति पर जोर देते हैं। ठीक है। फिर अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बिलीफ इन डेमोक्रेसी एंड और ह्यूमैनिटी, कि लोकतंत्र और मानवता में विश्वास। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो इंस्पायर्ड थी इसी विश्वास में, जिसमें डेमोक्रेसी आती है, ह्यूमैनिटी आती है और हर उस चीज़ की संभावना, ठीक है, जो एक बेटर लाइफ को अचीव करने में मदद करे। इस चीज़ पर ये भरोसा करती थी, इनका विश्वास था ऐसे। आफ्टर दैट कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष लिख देंगे हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वाला तो है ही, वेटिंग फॉर गोडोथ। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसको कर लेना। अगर मान लो ये छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है ना, तो भी आप इसको आराम से कर पाओगे। आपको यही पॉइंट लिखने हैं, आपको नेचुरलिज्म के बारे में बताना है और उसके जो जिसको प्रकृतिवाद बोलते हैं, कब हुआ था ये बता देना। राइटर कौन कौन थे, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। फिर रियलिज्म के बारे में बता देना, यथार्थवाद क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। फिर रोमांटिसिज्म, ये क्यों हुआ था, ये इसकी विचारधारा किस किस चीज़ पर बेस्ड थी, ठीक है। और फिर आपका जो ये रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता दें। तो मेनली ये दोनों चीज़ें ना लगभग मिलती जुलती सी हैं। तो जो आप याद करोगे या इसको जो पढ़ने बैठोगे तो आपको ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा, आप इसको आराम से कर लोगे। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द की फीचर्स और एपिक थिएटर एज डिप्लॉयड इन द प्ले द गुड वुमन ऑफ सेजवान। चलो करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा हाँ, वीडियो अगर अभी तक पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना ये वीडियो। ओके, चलिए। सो ये जो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, इन पॉइंट्स के बेस पर ही हम ये पूरा आंसर यहाँ पर बनाने वाले हैं। सो पहला पॉइंट हमारा होगा एपिक थिएटर, ठीक है। तो जो एपिक थिएटर में क्या है कि ये जो प्ले है, ठीक है, पहले तो मैं बता दूँ ये प्ले है बर्टोल्ट ब्रेख्ट का, ठीक है। उनका ये प्ले है गुड वुमेन ऑफ सेजवान। सो एपिक थिएटर में आप लिखेंगे कि जो प्ले है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एपिक थिएटर। कैसे है कि इस प्ले का उद्देश्य ये होता है कि ऑडियंस में टू क्रिएट, आई मीन क्रिटिकल ऑडियंस, मतलब ऐसी ऑडियंस जो सिर्फ जो एक नाटक जो दिखाया जा रहा है उसको सिर्फ उसी रूप में ना देख कर ना समझ कर, बल्कि क्रिटिकली उस चीज़ को समझना। मतलब ऑडियंस खुद से सवाल करे कि जो उनको नाटक दिखाया जा रहा है उसमें जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो क्रिटिकली एनालाइज भी करे ऑडियंस उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। और दिस ऑल्सो यूजेस टेक्निक्स, इसमें कुछ टेक्निक्स भी यूज़ की जा रही हैं, जैसे मास्क का यूज़ किया जाता है इसमें, मास्क, ठीक है। और जो एक डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है किसको, ऑडियंस को। और द चेंजिंग द सेटिंग्स टू डिस्टेंस, इसके साथ साथ जो डिस्टेंस की जो सेटिंग है, जो ऑडियंस और जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो एक डिस्टेंस है उसको भी यहाँ पर एक तरह से मैनेज किया जा रहा है। तो एपिक थिएटर का सीधा सीधा इस तरह से, मतलब इस थिएट्रिकल जो नॉवल है इसको एपिक ये चीज़ें बना देती हैं कि जो एक तो ये प्ले जो है ये ऑडियंस को खुद से सोचने पर मजबूर करता है। जब वो प्ले देख रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है, वो खुद से सवाल करते हैं कि जो प्ले में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनमें मतलब एक अपनी बुद्धि का यूज़ करना, ठीक है, एक क्रिटिकली व्यू में सोचना चीज़ों को। तो इसमें मास्क का भी यूज़ किया गया है, ठीक है, कुछ टेक्निक्स यूज़ की गई हैं टू एड्रेस द ऑडियंस, ओके। और डायरेक्ट डायलॉग्स जो हैं एड्रेस किया जा रहा है ऑडियंस को। और चेंजिंग द सेटिंग, ठीक है, डिस्टेंस सेटिंग बोल सकते हो, या फिर चेंजिंग ऑफ द सेटिंग्स फ्रॉम द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स ऑन द स्टेज फ्रॉम ऑडियंस, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। फिर है सोशल कमेंट्री। सोशल कमेंट्री में क्या चीज़ें मेन है कि दिस प्ले यूजेस सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक। ये हम पहले क्वेश्चन में ही कर चुके हैं, याद होगा आपको। कुछ सॉन्ग्स और म्यूज़िक को जो है एज ए पॉलिटिकल मैसेज एंड कमेंट ऑन द एक्शन,
मतलब इसमें जो है सोशल कमेंट्री में सॉन्ग्स और म्यूज़िक को यूज़ किया गया है टू कन्वे, क्या कन्वे करना है, पॉलिटिकल मैसेज एंड कमेंट ऑन द एक्शन, ओके। एंड द एपिलॉग सर्व्स एज ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द प्लेज सेंट्रल थीम, मतलब ये है कि जो उपसंहार बोलते हैं ना जिसको, जो नाटक का एक सेंट्रल सब्जेक्ट है उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में भी काम करता है। थीम्स, विषय वस्तु जिसको बोलते हैं। तो ये जो नाटक है ये प्रेम और समाज के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, समाज के विषय, और जिसमें कि समाज में मानवता को बनाए रखने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चीज़ों को महत्व देने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो इस प्ले का भी थीम रखा गया है। सो दिस प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव एंड सोसाइटी, लव एंड society and the challenges of maintaining humanity in a society that values selfishness and self-interest, okay। फिर शेंते, शेंते कौन थी? ये जो प्ले है, ये जो शेंते है, ये इस प्ले की मेन कैरेक्टर है जो एक पुअर बट काइंड प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, एक गरीब बट काइंड प्रोस्टिट्यूट का इनका कैरेक्टर है। और वो अपने आप को बचाए रखने के लिए, समाज से बचाए रखने के लिए, उनका रियल नेम तो शेंते है बट अपने आप को श्वेता बताती हैं वो, श्वेता, ठीक है, श्वेता बन के रहती हैं वो। शेंते मेन कैरेक्टर लीड है, गरीब है बट एक काइंड प्रोस्टिट्यूट है, बट वो अपने आप को ना एक इस तरह से अपने आप को ढाल लेती हैं या एक तरह से अपनी रक्षा करने के लिए श्वेता नामक एक पर्सनैलिटी को निर्माण करती है या अपने आप को श्वेता बता के मतलब रहती है, वो अपना रियल नेम नहीं बताती है। फिर सेटिंग में क्या होता है कि ये जो नाटक है ये एक तो जो चाइना है ना, चाइना कम्युनिस्ट चाइना बोलेंगे आप, वहाँ पर सेट जो बना है ये, और अबाउट अ यंग वूमन टॉर्न बिटवीन ऑब्लिगेशन एंड रियलिटी, मतलब सेट को आप हिंदी में बोल सकते हैं कि तय करना, क्या तय करता है ये नाटक, ठीक है। तो ये जो नाटक है ना, ये साम्यवादी चीन जो है उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है और दायित्व और वास्तविकता के बीच फंसी एक युवती की कहानी है, ओके। और वो कौन है समझ ही गए होंगे आप लोग। फिर है ब्रेक्ट इंटेंट, उनका इरादा क्या है ये प्ले बनाने का। तो जो ब्रेक्ट हैं उन्होंने अपने ऑडियंस को उनके टाइम और उनकी जो एक तरह से करप्ट और अनुचित, जो अनफेयर बोलते हैं, उसके बारे में बताया है। मतलब जो ब्रेक्ट का जो इरादा है, उनका इंटेंशन है, वो है टू वेक अप हिज ऑडियंस टू द करप्ट एंड अनफेयर वर्ल्ड ऑफ देयर टाइम, कि जिस टाइम में वो रह रहे हैं ना, जिस वर्ल्ड में वो रह रहे हैं, जो वर्ल्ड करप्ट है, अनफेयर है उनके लिए, ठीक है, तो उस वर्ल्ड के बारे में वो बताता है और ऑडियंस को एक तरह से जागरूक करता है, ठीक है। ये मोटो है इस प्ले का, ओके। ये कुछ मेन की फीचर्स थे। फिर आप इसके बारे में थोड़ा और भी लिख सकते हो, अदर कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हो। इन्हीं पॉइंट्स को आप थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के मतलब थोड़ा सा एलोबरेट कर देना इसको, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। आप जब सिर्फ इतना सा लिख के आ जाएंगे तो उसमें तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलने वाले। ये मैंने थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता दिया है, कुछ विद हेडिंग्स, ठीक है। तो इतना लिख देंगे, बाद में आप लिख देना कंक्लूजन, ओके। निष्कर्ष लिख के आ जाना। निष्कर्ष में आप जो ये वुमन ऑफ शेजवा है, इनकी समरी लिख देना, बस इतना ही है, वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा पेपर हो गया फिनिश। आई होप इससे तुम लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है एग्ज़ाम में। और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।